स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं अनलर्निंग पाठशाला में अभी सीबीएसई की बोर्ड सीरीज चल रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स से डील कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट अभी चैप्टर चल रहा है, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। अच्छा, अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हालांकि हम आपको अपडेट्स बताते रहते हैं फेसबुक पेज के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, जो भी सब्सक्राइबर हैं। बाकी जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि अभी लेक्चर नंबर 4 चालू होने वाला है। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। पहला टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी इन सीसीपी एंड एचसीपी। पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। अच्छा, ये शब्द का नाम आपने पहली बार सुना होगा। तो आज आप लेक्चर नंबर 4 पे देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, और ये अलग अलग टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल में अपन देखते जाएंगे। बीसीसी में भी देखेंगे, एचसीसी में भी देखेंगे, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन से क्यूबिक यूनिट सेल में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है। फिर देखेंगे जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें डेंसिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे आज। और बाकी इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, भले ही सॉलिड कितना ही क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों ना हो, अच्छे खासे उसके क्रिस्टल अरेंज क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आ ही जाती है जब अपन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। उन इरेगुलरिटीज को अपन अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, और दूसरा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो तीनों डिफेक्ट्स को आज हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन ये लेक्चर नंबर 4 चालू। स्टूडेंट्स, देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे कि मान लीजिए अपन ने एक बॉक्स लिया है, उसके अंदर बॉल्स ऐसे अरेंज कर दी है। अब आप देखिए, अगर आप बॉल्स को अरेंज करेंगे तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ स्पेस बची ही रह जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बॉक्स को पूरा फुल्ली फिल्ड कर दे। इसका मतलब जब भी ऐसे ही सॉलिड में जब एटम्स अपने अरेंज होते हैं पैकिंग करके, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्पेस, सारी की सारी स्पेस पूरी की पूरी भर जाए। कुछ ना कुछ स्पेस रह ही जाती है। तो उसके लिए अपन ने एक टर्म लाए हैं पैकिंग एफिशिएंसी, जिसकी अपन डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय एटम इन यूनिट सेल। अगर आप किसी यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देंगे, वो असल में पैकिंग एफिशिएंसी पूरे सॉलिड की हो जाएगी, क्योंकि यूनिट सेल आप बार बार रिपीट होता रहता है और फिर अपन का पूरा एक क्रिस्टल बन जाता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी अपन क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय एटम इन अ यूनिट सेल। ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब ऐसा तो कोई सॉलिड नहीं है जिसमें कि पैकिंग एफिशिएंसी 100% हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ स्पेस बची रह जाती है, और इस बची हुई स्पेस को अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या बोलते हैं, वॉइड। और इस वॉइड का नाम डिपेंड करता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। इसके सराउंडिंग एटम्स से अगर अपन ज्वाइन कर दिया जाए, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो सराउंडिंग एटम्स की अपन को लाइन ज्वाइनिंग कर दिया, तो अपन को ये पता चल गया कि ये स्क्वायर वाला वॉइड है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, परसेंटेज टोटल स्पेस फिल्ड बाय एन एटम इन अ यूनिट सेल। तो इसकी एक तरीके से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें अपन क्यूब लेंगे। क्या लेंगे बेटा, क्यूब। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या बदल जाएगा। अब एक एटम को अपन एक आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर के जैसे मानते हैं। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। और एक यूनिट सेल, ज्यादातर अपन यूनिट सेल एक ही लेंगे जो अपन डिस्कस करते भी हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे तो एज लेंथ आप क्या ले लीजिए, ए मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब इंटू 100। अब डिपेंड करता है कि आपकी क्लोज पैकिंग कैसी हो रही है, उस हिसाब से जेड का नंबर होगा।
तो Z क्या बताता है? रैंक ऑफ, जो कि बताएगी, रैंक बताती है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। भाई जरूरी थोड़ा है कि आपका यूनिट सेल में एक ही एटम हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि सारे कंट्रीब्यूशन को जोड़ के असल में रैंक कितनी आ रही है, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं एक यूनिट सेल में। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपने यूनिट सेल में निकाल ली तो आपको पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी पता लग जाएगी उस टाइप के यूनिट सेल में। तो चलिए अलग अलग यूनिट सेल में अपन कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए आप मेरे साथ चले रहिए। पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी एंड एचसीपी। सीसीपी की पैकिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आपका एटम कॉर्नर में तो होते ही होते हैं, साथ साथ फेस सेंटर पे भी होते हैं। तो अपन ने ऐसा ले लिया है और ये एक फेस प्लेन लिया है, जिसमें अपन ने फेस प्लेन मतलब क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, ये फेस का प्लेन। तो ये फेस का प्लेन क्या होगा, असल में 2D हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही टाइप की एक्सिस आ रही है। इस पूरे फेस प्लेन को अपन ने कुछ इस तरीके से कर दिया। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल इन सीसीपी एंड एचसीपी। पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी और एचसीपी में क्या होती है, इक्वल होती है। ये पिछली क्लास में अपन ने एक नोट पॉइंट में बताया भी था। तो अगर अपन ने सीसीपी में पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दी, वही पैकिंग एफिशिएंसी किस में होगी, एचसीपी में। ठीक है, तो 3D में सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग सीसीपी और एचसीपी में होती है। आज हम आपको इसको प्रूफ भी करके बताएंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी दोनों में इक्वल होती है, तो हम सीसीपी में पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। सीसीपी असल में एक तरीके से एफसीसी ही हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर फेस प्लेन का अपन ने ऐसे लिया, अब सीसीपी में कौन से एटम आपस में टच करते हैं, तो टचिंग कंडीशन किसके लगेगी, फेस सेंटर्ड वाले एटम की और कॉर्नर वाले एटम की। ये दोनों आपस में टच कर रहे होते हैं और फिर ये ऐसे टच कर रहा होता है। तो अगर अपन ने ये पूरी डिस्टेंस निकाल ली तो हमारा पूरा पता लग जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, टचिंग कंडीशन की। अब अगर इसमें z की वैल्यू निकालनी है, जैसे z की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, फेस सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का, हाफ। ऐसे कितने फेस सेंटर्ड एटम है, 6 है, क्योंकि 6 फेसेस हैं, प्लस 8 इंटू 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। पैकिंग एफिशिएंसी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। अब अगर अपन ध्यान से देखें कि r और a के बीच में अपन को रिलेशन चाहिए, तभी अपन पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी और एचसीपी में निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, r और a के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिपेंड करता है कि उसमें पैकिंग किस टाइप की हुई है। जैसे अपन सीसीपी देख रहे हैं तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन अभी सीसीपी देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपन r और a की कंडीशन देखते हैं। आर और ए की आपस में रिलेशन निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए टचिंग कंडीशन। इसके लिए आप क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए टचिंग कंडीशन। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यूज टचिंग कंडीशन। अब टचिंग कंडीशन क्या होती है, कौन से दो एटम आपस में टच कर रहे हैं। तो ये देख रहा है अपन को फेस सेंटर्ड एटम और कॉर्नर एटम आपस में टच कर रहे हैं। अगर इस पूरी लाइन को मैं लेंथ निकाल दूं तो ये कितनी आएगी, ये पूरा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो फेस डायगोनल अगर पाइथागोरस थ्योरम से अपन निकाले, फेस डायगोनल की लेंथ, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही ए स्क्वायर है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, √2a। अब इधर ध्यान से देखिए, ये स्फीयर है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r। ये कितना हो जाएगा, 2r। ये कितना हो जाएगा, r। या ऐसे भी देख सकते हैं, r 2r r। तो ये कितना हो जाएगा, टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, 4r इज इक्वल टू √2a। बस
अब आप क्या करिए, इसमें a की वैल्यू रख दीजिए 2√2r। जैसे ही आप a की वैल्यू 2√2r रखेंगे, आप देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 74%। ध्यान रखिए पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में आती है, इसका मतलब 74% आपकी स्पेस फिल्ड क्या है, बाय एटम। 74% ऑफ स्पेस इज फिल्ड बाय एटम और 26% स्पेस क्या है, एम्प्टी, मतलब खाली, जिनको अपन वॉइड्स भी कहते हैं। तो वॉइड्स की परसेंटेज आपकी कितनी हो जाएगी, 26%, या फिर एम्प्टी स्पेस कितनी हो जाएगी, 26%। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं अलग टाइप के यूनिट सेल में, वो है बीसीसी। बीसीसी का कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा, तो इस डायग्राम को ढंग से देखिए। वापस से वही है, पैकिंग एफिशिएंसी अपन निकालेंगे, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बीसीसी में। अब देखिए ये एक एटम पूरा आ रहा है, तो 1 into 1, ऐसा एक ही बॉडी सेंटर्ड पे एक ही एटम है, तो 1 into 1 प्लस 8 into 1/8 के कॉर्नर एटम में होता है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा, फॉर्मूला लगा लीजिए 2 into 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब बाय 100। वापस से आर और ए के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, टचिंग कंडीशन चाहिए। तो इसमें टचिंग कंडीशन के लिए अपन के कौन से दो एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए, कॉर्नर एटम किसको टच कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड वाले एटम को टच कर रहा है, और यही बॉडी सेंटर्ड वाला एटम इसी अपोजिट बॉडी डायगोनल वाले एटम को टच कर रहा है। तो ए डी पूरा एक बॉडी डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी है, हालांकि कई सारे बच्चों को पता है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं। तो अपन ने इसकी बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी मान ली है, सी, और इस फेस डायगोनल की वैल्यू जो कि पिछली बार अपन निकाल चुके हैं √2a होती है, तो वो भी b मान ली है अपन ने, और ये आपकी एज लेंथ कितनी है, a। अब देख लीजिए टचिंग कंडीशन। टचिंग कंडीशन के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साफ दिख रहा है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब अच्छा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 है, इसका मतलब 2a स्क्वायर, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a। अब अगर ध्यान से देखिए तीन स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब 4r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a के बराबर, ऐसा हो जाएगा। r की वैल्यू √3a/4 कर दीजिए, जहां पे सहूलियत होती है वो चीज आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप r की वैल्यू इस ए वाले टर्म्स में रखते हैं, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी लगभग आ जाती है 68%। अच्छा, अपनी एफसीसी और सीसीपी में कितनी आई थी, या एचसीपी में कितनी आई थी, 74%। बीसीसी में कितनी आई, 68%। समझ रहे हो, इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी अभी किस में ज्यादा है, एफसीसी में। नेक्स्ट इसमें चलते हैं एचसीसी में। एचसीसी में कुछ इस तरीके से होगा आपका, आपने ये पूरा क्यूब ले लिया, इसका फेस प्लेन मैंने ले लिया है कुछ इस तरीके से, ये वाला फेस प्लेन लिया है। अगर इस फेस प्लेन को देख लीजिए तो इस तरीके से होगा। वापस से पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 into 1/8। ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। z की वैल्यू 1, इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 into 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब इंटू 100। वापस से r और a के बीच में रिलेशन चाहिए, इसकी टचिंग कंडीशन लगा लीजिए आप। टचिंग कंडीशन क्या है, अगर अपन इस फेस प्लेन को काट दें तो ये आप साफ दिख रहा है अपन को, ये कॉर्नर एटम और ये कॉर्नर एटम आपस में टच कर रहा है, इसका मतलब 2r इज इक्वल टू a। a की वैल्यू जैसी आप 2r इधर पुट करेंगे, आप क्या देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 52% लगभग आती है। इसका मतलब एक नोट पॉइंट अपन क्या देख सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी is maximum in CCP and HCP।
इन क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान रखिए HCP आपका क्यूबिक यूनिट सेल नहीं होता है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? इन 3D पैकिंग में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी कब होती है? CCP में और HCP में, एज कंपेयर टू अदर क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब HCC और BCC के कंपैरिजन में देखा जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम कहां पे होगी? CCP और HCP में, जब अपन 3D पैकिंग करेंगे। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर निकालना हो तो अगर आप छोटा सा टुकड़ा भी ले लोगे उस सब्सटेंस का, तब भी डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। तो हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी और सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो अपन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ज्यादातर अपन यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे, इसका मतलब वॉल्यूम तो अपन का फिक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ज्यादातर अपन यही लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है आपका? ए क्यूब। इसी की पैकिंग देखेंगे, इसी यूनिट सेल की पैकिंग देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब। अब यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ यूनिट सेल, या कितना मास है यूनिट सेल का, वो क्या हो जाएगा? Z इंटू मास ऑफ वन एटम। उस यूनिट सेल में कितने एटम है, जो कि क्या बताएगा? Z को। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। अब एक एटम का मास क्या होता है? तो देख लीजिए, अगर अपन m मोलर मास मान ले तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Z इंटू कैपिटल M बाय Na, ठीक है। क्योंकि m क्या है इसमें? वेयर m, कैपिटल M इज मोलर मास। एक एटम का मास निकालना है तो कितना हो जाएगा? M बाय Na। आप खुद सोचिए, Na एटम्स का मास मोलर मास होता है, तो एक एटम का मास क्या होता है? कैपिटल M बाय Na। तो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू मोलर मास, जो कि मैं बता चुका हूं, कैपिटल M बाय Na। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है M बाय Na। इसका मतलब डेंसिटी कितनी हो जाएगी? Z M बाय Na इंटू 1 बाय ए क्यूब। जरूरी नहीं है कि यूनिट सेल क्यूबिक ही हो, कुछ और भी हो सकता है। अगर वो आपको उस यूनिट सेल की वॉल्यूम में दे दे तब तो आपको ए क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। बाकी अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो आपको ए क्यूब करके निकालना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या होती है? जेड एम बाय एन ए क्यूब। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला या यूनिट अपनी क्या हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिए, अगर Z की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब HCC है, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। Z की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो आपका क्या हो जाएगा? BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। Z की वैल्यू अगर आपकी 4 है तो क्या हो जाएगा? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तो अलग अलग क्यूबिक यूनिट सेल में Z की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग। अब तक अपन ये कम से कम 5-6 बार तो बोल चुके हैं।
तो ये अगर आपको रटवा याद नहीं हुआ है तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 5-6 बार तो इस चीज को बोल चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक। बीसीसी में वही कितने होते हैं, 2। और एफसीसी में कितने होते हैं, 4। तो ये तो आपको रटी जाना चाहिए। और बाकी डेंसिटी का फॉर्मूला Zm/Na इंटू ए क्यू। तो इस तरीके से आप सब्सटेंस की डेंसिटी को निकाल सकते हो। तो अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। एन एलिमेंट विथ अ मोलर मास 27 ग्राम पर मोल फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। अपन को बताया नहीं है कि क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा है। व्हाट विद द एज लेंथ दिस, एज लेंथ बता रखी है, डेंसिटी आपको बता रखी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन डेंसिटी का है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Zm/Na, यही होता है। आप इस फॉर्मूले को लगा लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, डेंसिटी इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर में है और एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। चलो आपके लिए एक आसान काम हो चुका है। इसका मतलब ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन निकालें तो 64 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो जाएगा ए क्यूब की वैल्यू। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। एन ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप ले लीजिए 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, z की वैल्यू जो कि अपन को नहीं पता, बस डेंसिटी में आप पुट कर दीजिए। अच्छा, बोर्ड में अपन को कैसे सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आप पीडीएफ का रेफरेंस ले। जो हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। कृपया ध्यान दीजिए, लेक्चर नोट्स में हम रफ तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे अपन को सॉल्व करना है जिससे कि अपन के पास बोर्ड के मैक्सिमम नंबर आए, तो उसके लिए हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। उसमें वो पैटर्न को अच्छे से देखिए और वैसे ही आपको आंसर लिख के आना है बोर्ड वाले एग्जामिनेशन। तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 2.7। z की वैल्यू आपको पता नहीं है, m की वैल्यू 27 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -24। जब आप यहाँ पे z की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 4। इसका मतलब ये कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है, FCC। तो आप क्या कंक्लूजन बोलेंगे कि FCC क्यूबिक यूनिट सेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर crystallizes in face centered cubic unit cell. Each side of this unit cell has a edge length 400 picometer. ये मतलब A की वैल्यू है। Calculate the radius of silver atom. Assume atom just touch each other on the diagonal across the face of the unit cell. That is each face atom is touching 4 corner atom. तो वैसे भी टच करता ही है, उसने अज्यूम करने को भी बोल दिया है। तो इसकी टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, तो टचिंग कंडीशन ऑफ FCC क्या होती है, 4r इज इक्वल टू a√2। ए की वैल्यू आपको बता रखी है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, a√2/4। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 इंटू √2 अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा, 141.4 पिकोमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालनी है या फिर आपको मीटर में निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, 141.4 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। मीटर में निकालना है तो ऐसे कर देना, सेंटीमीटर में निकालना है तो क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई, तो 141.4 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निकालना तो ऐसे निकाल देना, मीटर में निकालना मीटर में बता देना, पिकोमीटर बताना पिकोमीटर बता देना। तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ टचिंग कंडीशन के ऊपर बेस्ड। तो अगर आपको टचिंग कंडीशन पता भी होती तो आप ये आंसर आसानी से निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि सीबीएसई के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी आसान होते हैं, बस आपको स्टेप मार्किंग में
ध्यान देना है, बहुत अच्छे से लिखना है। भले ही आपको कंडीशन पता है, आप तब भी लिखिए 4r इज इक्वल टू a√2। अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया तो बोर्ड वाले नंबर काटेंगे ही काटेंगे। आपको फॉर्मूला भी लिखना है और उस फॉर्मूले में क्या चीज बताना चाह रहे हैं वो भी लिखना है आपको। तो स्टेप मार्किंग ही इंपॉर्टेंट होती है जब अपन बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ वेल नोन मिनरल फ्लोराइड is chemically calcium chloride. It is known that in one unit cell of this mineral there are 4 calcium plus 2 ion and 8 F minus ion, and that of calcium plus 2 ion are arranged in FCC. हर एक लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है। F minus fill all the tetrahedral holes in the face centered cubic lattice of Ca plus 2 ions. The edge of the unit cell is this in centimeter in length. The density is this. तो डेंसिटी आपको बता रखी है जो कि कितनी है 3.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एज लेंथ आपको बता ही रखी है, इसका मतलब a क्यूब इज इक्वल टू 5.46 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये तो आसान है। अब सवाल उठता है कि अपन मास कैसे निकालेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, m ऑफ कैल्शियम प्लस 2, और ऐसे कैल्शियम प्लस 2 के आयंस कितने हैं इंटू 4 प्लस m ऑफ f माइनस इंटू 8 अपॉन Na, क्योंकि इसका भी Na से डिवाइड होगा, इसका भी Na से डिवाइड होगा, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, Na ही आ जाएगा। इससे अपन क्या देख सकते हैं, 4 को अगर आप कॉमन लीज लीजिए तो 4 इंटू एम ऑफ कैल्शियम प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ m ऑफ f माइनस अपॉन Na। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, मोलर मास ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम का मोलर मास होगा वही कैल्शियम प्लस 2 का होगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कभी चेंज नहीं होता और सारा मास एटम का कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो आयन का और एटम का सेम मास होगा। इसका मतलब इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स इंटू एम ऑफ CaF2 ऐसा लिख सकते हैं अपॉन Na। तो यहां से अपन ने एक चीज देख ली, क्या कंक्लूजन निकाला। अब मास ऑफ अ यूनिट सेल ऐसा होता है Z इंटू एम बाय Na। तो यहाँ पे अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4, और इसमें M क्या हो जाएगा, जो भी आपका सब्सटेंस है CaF2। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो तो Z की वैल्यू कितनी है 4। तो आप ध्यान दीजिए, अगली बार जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिस समय आपका आयनिक कंपाउंड है तो Z इज इक्वल टू 4, मतलब Z की वैल्यू डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम in a unit cell of in a unit cell of that atom which form lattice। Z की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। अब उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम किसके, उस एटम के जो लैटिस बना रहा है। यहाँ पे कौन सा एटम लैटिस बना रहा है मैंने आपको अंडरलाइन कर भी रखा है, कैल्शियम प्लस 2। इसका मतलब Z की वैल्यू ये 4 है। ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस इन अ यूनिट सेल। यही Z की वैल्यू आपको पुट कर देनी है और मोलर मास करना है आपको आयनिक कंपाउंड का। जैसे ही आप ये वैल्यू निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो डेंसिटी आपको बता ही रखी है, फॉर्मूला लगा लीजिए, Zm ऑफ CF2 अपॉन Na इंटू AQ। सारी वैल्यू आपको गिवन है, 4 इंटू एम ऑफ CF2, Na की वैल्यू आपको निकालनी है और A क्यूब की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल ली है। डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मोलर या मास आपको पुट करना है और Na की वैल्यू आपको
पता लग जाएगी इस पूरे सवाल में। तो बहुत आसान सा सवाल था। ये कंक्लूजन मैंने जबरदस्ती बताया है आपको, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि z की वैल्यू अपन कौन सी पुट करेंगे, उस एटम की z की वैल्यू पुट करेंगे जो लैटिस फॉर्म कर रहा है। आगे भी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। क्या होता है जब अपन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब करते हैं, जब अपन बहुत ज्यादा फास्ट कर लेते हैं, तो डिफेक्ट्स क्या आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स मतलब क्या होते हैं एक तरीके से, तो डिफेक्ट्स को अपन एक क्या नाम देंगे, इरेगुलरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट particles from an ideal arrangement। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म करने के लिए, क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए, तो डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स क्या होता है कि इरेगुलरिटीज आ जाती है, रेगुलर पैटर्न नहीं बन पाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। इसका मतलब इससे जो आपके क्रिस्टल्स बनेंगे वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के बनेंगे। तो जैसे जैसे आप डिफेक्ट्स बढ़ाओगे, जैसे जैसे डिफेक्ट्स आपके बढ़ते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बनता है। इसका मतलब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। डिफेक्ट्स की वजह से अपन ये वाला स्टेटमेंट आप बिल्कुल बोल सकते हो। अब इसमें अपन एक दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, जो कि क्या बताता है, इरेगुलरिटी और डेविएशन ऑफ एन आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ एटम और पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट डेविएशन आ जाना फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा होता है एक लाइन डिफेक्ट। नाम से ही लग रहा है ये क्या होगी, इरेगुलरिटी और डेविएशन ऑफ एन आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो, इन इंटायर रो। पूरे इंटायर रो में अगर आपकी कोई इरेगुलरिटी आ रही है फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट या डेविएशन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इम्परफेक्शन, कोई भी सॉलिड आपका परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता है। चलिए देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं तीन टाइप के। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जो कि होते हैं आयनिक सॉलिड और नॉन आयनिक सॉलिड्स में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो कि होता है आयनिक सॉलिड में। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि होता है आयनिक सॉलिड में। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के दो टाइप में तोड़ा गया है, जो नॉन आयनिक सॉलिड में होता है और एक जो आयनिक सॉलिड में होता है। नॉन आयनिक में दो टाइप के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक सॉलिड में दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर आ जाते हैं अपन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। साफ लग रहा है जिसमें मेटल का एक्सेस अमाउंट होगा वो मेटल एक्सेस, और जहां पे मेटल की डेफिशिएंसी या कमी होगी वो कौन सा होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में, दो टाइप तरीके से हो सकता है, या तो एनाइन की वैकेंसी क्रिएट हो जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा केटाइन आए इंटरस्टिशियल साइट्स में, जिससे कि मेटल की अमाउंट क्या हो जाएगी, एक्सेस। चलिए एक एक करके अपन सारे डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जैसा कि पहला वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में कुछ इस तरीके से फिगर होता है।
आपने जैसे एक यूनिट सेल ले लिया, इस यूनिट सेल में कुछ एटम क्या होते हैं, मिसिंग। सम लैटिस साइट्स आर मिसिंग। कुछ लैटिस साइट क्या होती है, मिसिंग होती है, जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये वाली और ये वाली। तो अब इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आप खुद सोचिए, मास क्या हुआ है कम, वॉल्यूम क्या है उतनी, तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिफेक्ट होने की वजह से ये फर्क पड़ जाता है आपका। सेकंड होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कुछ इस तरीके से होता है, जब आपके एटम्स इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जाके बस जाते हैं, नए एटम्स, तो क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। व्हेन एटम्स resides in interstitial defect, interstitial site। आपका अच्छा खासा लेटिस बना हुआ है, दो एटम और आ गए और आपके इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके बस गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसकी वजह से आप साफ देख सकते हो एटम के मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम उतनी ही है, इसका मतलब इसमें डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अच्छा, ये दोनों टाइप के डिफेक्ट किस में होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स में, मतलब मेटेलिक सॉलिड्स में। किसमें होंगे बेटा ये, मेटेलिक सॉलिड्स में। नॉन आयनिक सॉलिड का तो एक ही एग्जांपल है ये आपका मेटेलिक सॉलिड। फिर आ जाते हैं अपन स्कॉटकी डिफेक्ट। साफ बताया मैंने आपको स्कॉटकी डिफेक्ट किस में होता है, ये वाले डिफेक्ट्स किस में होते हैं आपके, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, आयनिक सॉलिड में। तो आयनिक सॉलिड में एक चीज की बात का ध्यान रखना, क्या, कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो ये सबसे बड़ा नोट पॉइंट है, इसको मद्देनजर देखते हुए फिर अपन डिफेक्ट के बारे में बताएंगे कि इस आपका आयनिक सॉलिड मस्ट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। भले ही डिफेक्ट आ जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी आयनिक सॉलिड में, सेम। जितने केटाइन डिफेक्ट के पहले थे उतने ही रहेंगे, मतलब रिलेटिव अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने NaCl लिया, तो NaCl का एक एटम जब होता है तो Cl का भी कितने एटम होते हैं, एक। तो डिफेक्ट आ भी जाता है तो Na के Cl के कंपैरिजन में उतने ही एटम होंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन, मतलब नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनाइन क्या होंगे, बराबर। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एनाइन और नंबर ऑफ केटाइन क्या होंगे, बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल दीजिए आप, नंबर ऑफ एनाइन भी नहीं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में एक तरीके से क्या होता है कि कुछ एटम्स क्या हो जाते हैं, मिसिंग। जैसे आप देख लीजिए पैटर्न, माइनस के बाद क्या आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद वापस से क्या आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव एटम क्या है, मिसिंग है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एटम मिसिंग है। अब ऐसे कितने पॉजिटिव एटम मिसिंग है, तो एक तो आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, और यही आपका नेगेटिव एटम, मैं दूसरे कलर से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। नेगेटिव एटम कितने कम है, एक तो एक ये और एक ये, ध्यान से देखिए आप। तो दो तो नेगेटिव एटम मिसिंग है और दो आपके पॉजिटिव एटम मिसिंग है। तो नंबर ऑफ केटाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइन मिसिंग।
जितने केटाइन मिसिंग होंगे उतने ही एनाइन मिसिंग होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में। ये वाला डिफेक्ट जनरली कहाँ पे होता है? वेयर साइज डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन इज लेस, जैसे कि आपका NaCl, KCl, EgBr। ठीक है, ये स्कॉटकी डिफेक्ट उस तरीके से एटम में होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें सोचो पॉजिटिव चार्ज की भी वैकेंसी है और नेगेटिव चार्ज की भी वैकेंसी है। इसका मतलब मास इसमें क्या हो जाएगा? कम, और वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम। इसका मतलब इसमें डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अपन आ जाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में। फ्रैंकल डिफेक्ट को कुछ इस तरीके से बताया जाता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें देखिए, ये यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 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 यहाँ पे मिसिंग है कुछ, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज मिसिंग। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? इंटरस्टिशियल वॉइड पे आ गया। मैं आपको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? इंटरस्टिशियल में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है? केटाइन changes its position from lattice site to interstitial inter sorry interstitial site। तो ये यहाँ पे तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर लेता है, यहाँ पे तो क्या कर देता है? वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देगा? इंटरस्टिशियल, बार बार गलती हो जाती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर देता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया। अगर स्कॉटकी डिफेक्ट की बात करी जाए तो ये सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है। ये सिर्फ क्या कर सकता है? वैकेंसी डिफेक्ट को ही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी लाता है। ठीक है, अच्छा, ये इसमें डेंसिटी क्या रहेगी? इसमें क्या एटम का मास उतना ही रहा? तो डेंसिटी क्या रहती है? रिमेन सेम। डिफेक्ट के बाद और डिफेक्ट से पहले डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। डिफेक्ट के आने की वजह से डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये किस टाइप के एटम में होता है? जहां पे साइज डिफरेंस क्या होता है? बिटवीन केटाइन एंड एनाइन इज लार्ज। इसके एग्जांपल CaCl, EgBr, जहां पे केटाइन और एनाइन की साइज का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। तो उस टाइप के सब्सटेंस में ये वाला डिफेक्ट अराइजेस होता है। नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से लग रहा है कि जब कोई क्रिस्टल क्रिस्टलाइज्ड होता है तो उसके साथ साथ कुछ दूसरे सब्सटेंस के क्रिस्टल भी आ जाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं इस डिफेक्ट को। जैसे जब भी NaCl क्रिस्टल फॉर्म होता है, जब भी क्या होगा? NaCl crystal form, when NaCl crystal form some amount of SrCl2 also crystallized। SrCl2 के कुछ क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं।
तो अब क्या होता है कि Sr+2 के फॉर्म में स्ट्रॉन्शियम Na+ को क्या कर लेता है, रिप्लेस। तो ईच Sr+2 रिप्लेस 2 Na+ लेटिस साइट। ऑब्वियस सी बात है, दो लेटिस साइट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। कैसे, देखो Sr के ऊपर चार्ज कितना है, +2, ठीक है। और क्योंकि ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये भी आपका नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, सॉरी आयनिक सॉलिड में होता है, आयनिक सॉलिड में होता है, इसका मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होने के लिए अपन को Sr+2 जब आएगा तो 2 Na+ की जगह लेगा। तो एक Na+ की लेटिस साइट तो ले ली, तो एक लेटिस साइट क्या हो जाएगी, वैकेंट। तो इस वाली साइट पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है, वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है। और वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है सब्सटेंस की, आप सब लोग जानते हैं, कम हो जाती है, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में ये चीज मैंने आपको बताई है। सेम इसी टाइप का डिफेक्ट और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे मान लीजिए आपका AgCl होता है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी किसकी होती है, CdCl2 की। अब नेक्स्ट डिफेक्ट डिस्कस करते हैं, जिसको अभी तक अपन ने डिस्कस किया नहीं था। तीसरा टाइप, नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट जिसमें कि आपका मेटल और जो भी एनाइन है वो अपना नॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो में होगा, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो में नहीं होगा, सिंपल रेशियो में नहीं होगा। तो पहला उसका पार्ट देखते हैं, मेटल एक्सेस ड्यू टू द एनाइन वैकेंसी। जैसे आपने एक NaCl का क्रिस्टल लिया, उसके आगे आप जब Na वेपर्स से क्या करते हो, हीटिंग, Na वेपर्स के एटमॉस्फेयर में क्या करते हो, हीटिंग, तो क्या होता है कि Cl- यहां से निकल के इस Na के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कि Cl- Na के पास आएगा और Na कुछ नहीं करेगा, हीटिंग होगी। इसकी मतलब, इसकी वजह से क्या होगा कि ये Na अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Na+ बन जाएगा, Na+ और Cl- खुशी खुशी क्या बना देंगे, NaCl। तो क्या हो जाता है कि जो आपका Cl- होता है वो अपनी साइड से गायब हो जाता है। ये Cl- वेपर्स, सोडियम वेपर्स के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाती है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। जितने Cl- बेटा छूटेंगे लेटिस साइड से, उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस Cl- की साइड पे चल जाते हैं। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर imparting color of crystal। किसी भी क्रिस्टल, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, उसको हीट करने पे आपको येलो ग्लो मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आई बात समझ में। तो कई सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं, और इस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्रिस्टल क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो अपन एक नोट पॉइंट लिखेंगे, कई सारे क्रिस्टल क्या करते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ आयनिक सॉलिड imparts color ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जैसे ही आप इनको गर्म करोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, वापस से नीचे की तरफ आएंगे ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आते हैं, फोटोन रिलीज करेंगे। फोटोन रिलीज करेंगे तो वो क्रिस्टल क्या देगा, कलर देगा। जैसे अगर आप सोडियम का क्रिस्टल ले रहे हो, सोडियम का कोई भी आयनिक क्रिस्टल ले रहे हो, ठीक है, सोडियम का कोई भी, अब मैं कोई भी आयनिक क्रिस्टल ले रहा हूँ, सोडियम क्रिस्टल नहीं, सोडियम का कोई आयनिक क्रिस्टल ले रहा हूँ, कोई भी, जैसे NaCl वगैरह ले लिया, तो वो कौन सा कलर देता है, येलो, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन पोटेशियम का आयनिक कोई क्रिस्टल लें, तो वो क्या देता है, लिलैक। ऐसे ही अगर लिथियम का कोई अपन ने आयनिक क्रिस्टल लिया, तो वो क्या देता है, रेड। तो इस तरीके से कलर इंपार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं, मेटल
एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट। इस वाली चीज में क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जेडएनओ का अपन ने क्रिस्टल लिया, जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं, ये वैसे तो क्या होता है व्हाइट कलर का, जैसे इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, आपका Zn+2 बनेगा और ऑक्साइड आयन जो होता है वो O2 छोड़ देगा। वो क्या छोड़ देगा, वो ऑक्साइड फॉर्म किस में चल जाएगी, ऑक्सीजन के फॉर्म में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे +2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपके रिलीज। अब आप अगर ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के रिलेटिवली Zn क्या है, Zn+2 ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड आयन एक तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड जब रिलीज होगी उसकी वजह से कम हो जाएगा, लेकिन Zn+2 उतने ही रहेंगे। इसका मतलब अब जो एक्सेस Zn+2 होंगे वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे चल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, इसलिए अपन बोलते हैं कि ZnO को जब हीट किया जाता है तो जो ZnO बनता है नया वाला, वो क्या होता है, येलो इन कलर, और वे वैसा क्या होता है, व्हाइट। तो ये वाइस वर्सा है, अगर कूल डाउन हो जाएगा तो व्हाइट हो जाएगा, हीट करोगे तो, कूल करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, हीट करोगे तो येलो हो जाएगा, क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। आई बात समझ में। अच्छा, जो नया ये डिफेक्ट की वजह से फॉर्मूला भी कई बार चेंज हो जाता है, तो अपन इसको अपन कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन मान लीजिए अगर 1 है तो Zn उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो 1+x, तो इसलिए इसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल दिया, क्योंकि पहले स्टोकियोमेट्री कितनी थी 1:1, लेकिन डिफेक्ट की वजह से 1+x हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1। तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू। अभी तक अपन ने देखा कि जो मेटलिक केटाइन है वो हमेशा ज्यादा हो रहा है एनाइन से। अब नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं, जिस केस में अपना एनाइन की संख्या ज्यादा होगी और केटाइन की संख्या कम होगी, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। क्या होता है कि सम कंपाउंड्स लाइक FeO ड्यू टू दिस डिफेक्ट हैज range of non-stoichiometric compound, जैसे फॉर एग्जांपल Fe 0.92 से लेके Fe 0.95 समथिंग कुछ O इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट some compound like FeO due to this defect has non-stoichiometric formula। अब ये जो होता है ये किसकी वजह से क्रिएट होता है, ड्यू टू Fe+2 and are replaced by Fe+3। कुछ Fe+2 की जगह कौन ले लेते हैं, Fe+3। अब ऐसा नेचर में पाया गया है कि FeO एक फिक्स फॉर्म में पाया नहीं जाएगा, वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में पाया जाएगा, क्योंकि उसमें Fe+2 कुछ Fe+2 रिप्लेस किए जाते हैं Fe+3 से। ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि इस डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि नेचुरली आ जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर अपन चार्ज देखें, चार्ज तो एनाइन का और कैटाइन का क्या है बराबर, लेकिन एक वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि Fe+3 के आने से चार्ज की संख्या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन Fe+2 की कुछ साइट्स क्या होगी, एक वैकेंट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, कैटाइन की कमी है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
अभी कुछ तरीके के कंपाउंड्स भी आता है जिसमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होता है, जैसे कि ये वाली साइड में। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये 3 वैकेंट साइट है? तो ऐसे देखो, ये ऑक्साइड आयन के संख्या को गिनिए, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर आपको मान लीजिए डायग्राम बनाना भी है एनसीईआरटी या बोर्ड में, तो आप ऐसे बनाइए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऑक्साइड आयन को गिन लीजिए, O2 माइनस कितने हैं बेटा? ये तो हो गए 5 और ये हो गए 4, तो कितने हो गए? 9। 9 इंटू मतलब -18 हो गया। और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपका जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है ये भी किस में आता है? आयनिक सॉलिड में। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। ये +3, ठीक है, ये +3, तो 6 प्लस Fe+2 के कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? 12। तो ये भी कितने आ गए? 18। इसका मतलब अपन ने जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का जो तरीका है जो बनाया है वो सही बनाया है। इसका मतलब इसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो वैकेंसी क्रिएट होगी ही होगी, जैसे अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हुआ था वैसे। अब क्योंकि इसमें मेटल ज्यादा होता है, मेटल कैटाइन की संख्या ज्यादा होती है और कैटाइन ज्यादातर मेटलिक इन नेचर होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आज का लेक्चर 4 बस यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे लेक्चर 5 के साथ। चलिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपडेटेड्स रहिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक आता है अपने इस चैनल में तो आपको पता चल पाए। थैंक यू।